चलिए बढ़ते हैं आगे। मरुधरा में बदमाश और लुटेरे पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। कहीं मैनेजर से लूट हुई तो कहीं तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बेखौफ हो चुके बजरी माफिया ने आतंक मचा रखा है। टीवी स्क्रीन पर अपराध की 3 तस्वीरें हैं। पहली जोधपुर की, तस्करों और डीआरआई टीम के बीच फायरिंग हुई। दूसरी तस्वीर जालोर की, जहां पुलिस पर बजरी माफिया ने हमला बोल दिया। और तीसरी तस्वीर चूरू के रतनगढ़ की, यहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। अब विस्तार से जान लें इन खबरों के बारे में। सबसे पहले बड़ी खबर जोधपुर से बता रहे हैं। तस्करों और डीआरआई टीम के बीच फायरिंग हुई। डीआरआई टीम के एक सदस्य को गोली लगी। उन्हें एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अधिकारी एमडीएम अस्पताल पहुंचे हैं। बिलाड़ा के पास तस्कर का पीछा करते समय यह फायरिंग हुई। जालोर में बजरी माफियाओं का आतंक फिर दिखा। पुलिस पर बजरी माफियाओं ने हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनकी हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बजरी खनन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उन्हें तलाश रही है। जवाई नदी तीखी सरहद की यह घटना है। इधर दौसा से बड़ी खबर है। होमगार्ड की हत्या मामले में अपडेट है। होमगार्ड जवान भवानी सिंह का पोस्टमार्टम होगा। हत्या मामले में मंडावर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कल बजरी माफिया ने होमगार्ड जवान की हत्या कर दी थी। ट्रैक्टर से कुचलकर निर्ममता से हत्या हुई थी। बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम वहां पर गई हुई थी और इसी दौरान बजरी माफिया ने यह हमला किया। 26 जुलाई को भी खनन माफिया ने एक होमगार्ड जवान की हत्या की थी। पुलिस पर कोई सूचना नहीं थी, वो अपने स्तर पे कर रहे थे और सूचना मिली कि अस्पताल में कोई व्यक्ति घायल होकर आया है, जो खनिज विभाग की टीम का है, जो ट्रैक्टर से गिरना बताया है। अवैध खनन में बजरी की चेकिंग के लिए टीम गई हुई थी। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए थे। उनको पुलिस की इमदाद की सहायता से उनको थाने पहुँचा रहे थे। तो कुछ गाँव वालों ने एक ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर जवान को धक्का दे गिरा दिया गया और उसके क्या नाम है एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हो गया, उसको 200 हॉस्पिटल रेफर किया। काफ़ी ये एक दुखद घटना है कि हमारी माइनिंग की टीम कार्रवाई कर रही थी अवैध खनन में। ये रसीदपुरा एरिया में मंडावर थाना जो पड़ता है, तो वहाँ पे कार्रवाई कर रही थी। तो 3 ट्रोले इन्होंने पकड़े और इनको जब्त करके ला रहे थे। तो भगवान सिंह नामक होमगार्ड जी जो साथ में थे, उनके ऊपर हमला किया लोकल स्थानीय लोगों ने। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा लाए गए आफ्टर इंजरीज। यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने इनको मृत घोषित किया हुआ है। और इस बीच प्रदेश में बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ड्रोन से निगरानी करवाएगा। चंबल और बनास के संवेदनशील इलाकों पर फोकस किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान अवैध बजरी खनन के केसेस बढ़े हैं। इन्हें रोकने पर बजरी माफिया की ओर से होने वाले हमलों के मामले भी बढ़े हैं। माफिया के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ को भी एक्टिव किया जाएगा। ड्रोन से अवैध खनन की रिकॉर्डिंग सीधे एसीएस को अभियंता भेजेंगे। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है। अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। नदी के रास्ते चोरी छिपे ये ट्रैक्टर पत्थरों से भरकर ले जाया जा रहा था। भरतपुर के बयाना में 10 दिन पहले बड़ी कार्रवाई के बावजूद खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज पुलिस ने खनिज विभाग के साथ कार्रवाई कर अवैध खनन से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। बताया जा रहा है खनन माफिया नगला झामरा रोड पर नदी के रास्ते पत्थरों के ट्रैक्टर को चोरी छिपे ला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को ट्रैक्टर सौंप दिया है। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 48,000 रुपए की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए।
पीड़ित ने राजलदेसर थाने में केस दर्ज करवाया है। रतनगढ़ के गांव छाजूसर के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सीकर का रहने वाला है। हनुमानगढ़ के संगरिया से बड़ी खबर। बैंक के सामने खड़ी वैन में लूट का मामला सामने आया। 1 करोड़ रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। लेकिन अब जांच के दौरान कई ट्विस्ट इस केस में देखने को मिल रहे हैं। बैंक कर्मचारी पूछताछ के दौरान अपने बयान बदल रहे हैं। अब बैंक मैनेजर की कार का एंगल भी जुड़ रहा है। बहरहाल वैन चालक और गार्ड को बैंक में बंधक बनाकर ये वारदात हुई है। बैंक मैनेजर की कार में रकम लेकर ये फरार हो गए। हरियाणा के डबवाली में ये कार खड़ी हुई मिली। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 15 मिनटों के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जांच कर रही है और बैंक स्टाफ से भी पूछताछ में जुटी है। गुरुवार देर शाम एक्सिस बैंक में 1 करोड़ रुपए की लूट की बड़ी वारदात में हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। खबर कोटा जिले से है, जहां सीडब्ल्यूसी और चाइल्ड लाइन ने बाल तस्करी करते 4 बदमाशों को ट्रेन से गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने पटना से अहमदाबाद जा रही ट्रेन से 9 बच्चों को मुक्त करवाया, जिन्हें ले जाते 4 बदमाश पकड़े गए। चारों बदमाश जीआरपी के सुपुर्द किए हैं और बच्चों को अस्थायी आश्रय क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। बता दें, तस्करों से मुक्त करवाए गए बच्चों की कोविड-19 की भी जांच करवाई गई है और सभी को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस के कामकाज की आज समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक चल रही है। इस बैठक में डीजीपी, सीएस, एसीएस, रेंज आईजी भी शामिल हैं। सभी एसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसमें जुड़े हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद ये समीक्षा कर रहे हैं। अपराध की स्थिति, कोरोना की रोकथाम पर भी इसमें चर्चा चल रही है। प्रदेश में फिलहाल कानून व्यवस्था की ओवर ऑयलिंग की जरूरत है, लेकिन समीक्षा के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर निगाह रहेगी। लॉकडाउन के बाद मानव अपराध अनलॉक होता चला गया। ताला इस तरह से खुला कि अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्राइम रेट भी बढ़ा है, क्राइम की वारदातें भी बढ़ी हैं और ऐसे में ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तमाम आला अधिकारी जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारियां छनकर आ रही हैं? कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस के बाकी कामकाज को लेकर के मुख्यमंत्री रिव्यू कर रहे हैं। खास करके जिलेवार जो क्राइम की स्थिति है उसका रिव्यू होने के साथ साथ कोरोना रोकथाम को लेकर के जो पुलिस की भूमिका है उस पर मुख्यमंत्री जिलेवार रिव्यू भी कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में किस तरह के कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर के भी पुलिस के अधिकारियों के साथ में वो जिलेवार फीडबैक दे रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू जो क्राइम प्रोन एरियाज हैं उनको लेकर के खास फोकस करने के डायरेक्शन दिए गए हैं कि जिन इलाकों में अपराध बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए संबंधित रेंज आईजी और एसपी को डायरेक्शन जारी किए गए हैं। एक पहले खुफिया रिपोर्ट भी थी और जो कई समाजशास्त्रियों का भी ये था कि कोरोना के बाद जिस तरह के जो आर्थिक हालात पैदा हुए हैं उसमें कहीं अपराध नहीं बढ़ जाए, तो इसको लेकर के भी पुलिस को सतर्क रहने के खास डायरेक्शन पहले भी दिए गए थे और आज की बैठक में भी ये मुद्दा प्रमुख तौर से आया है। क्योंकि जिस तरह से पहले भी जब पेंडेमिक की स्थितियां आई हैं तो अपराध में वृद्धि होती है अचानक, तो उसको देखते हुए आगे तैयारी रखने के डायरेक्शन वो दिए गए। तो जिलेवार पूरी जो क्राइम की स्थिति है उसका फीडबैक संबंधित जो रेंज आईजी और एसपी हैं उनकी ओर से दिया गया है और सीएम की ओर से डायरेक्शन दिए गए हैं कि
पोस्ट कोविड भी जो जिस तरह काम कोविड की दौर में हुआ था वो लगातार जारी रहे। खास करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने का काम है वो पुलिस के जिम्मे है, उसका एनफोर्समेंट करना पुलिस के जिम्मे है। तो पुलिस को उसी स्पिरिट के साथ काम करने के डायरेक्शन भी इस बैठक में दिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर सहायक लेखाधिकारी ट्रैप किया गया। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ के सहायक लेखाधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। एसीबी बीकानेर एएसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। नोहर में यह कार्रवाई की गई। बीकानेर एसीबी टीम ने आज हनुमानगढ़ के नोहर में सहायक लेखाधिकारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सहायक लेखाधिकारी सुरेंद्र दायमा ने फरियादी से रिफंड राशि दिलाने के बदले 5,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना जांच पर सवाल। विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में बीपीसी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जेडीए क्षेत्र में अब व्यावसायिक भू पट्टी आवंटन के दौरान व्यावसायिक पट्टे ही जारी किए जाएंगे। बैठक में 10 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 6 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। देश भर में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में कृषि से जुड़े बिल पास हो गए। अब ये बिल राज्यसभा जाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके ने इसका विरोध किया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने भी विरोध किया। बहरहाल देश प्रदेश के किसान अब बिल के विरोध में सड़कों पर हैं। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय किसान मोर्चा, श्रीगंगानगर किसान मजदूर समिति समेत कई किसान संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने बिल को किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का विरोधी बताया। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपदा में अवसर मानते हुए जब महामारी फैली हुई है उस समय 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, जिससे किसान, मजदूर, मध्यम व्यापारी तीनों खत्म हो जाएंगे। और एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है जो हमारा पुराना सदियों पुराना ढांचा चल रहा है, उस ढांचे पे बहुत बड़ा प्रहार है। सभी जगह पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार अड़ी हुई है कि हमें ये कानून पास करने ही करने हैं और कंपनी राज वापस लेके आना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जिला खनिज फाउंडेशन निधि से 17 जिलों में 1,791.85 करोड़ रुपए खर्च कर 11,895 परियोजनाएं चलाने का लक्ष्य है। लेकिन 2.5 महीने में 3,759 परियोजनाओं पर 381 करोड़ रुपए व्यय कर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के मुताबिक 20 जून से देश के 116 जिलों में 125 दिवस के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराते हुए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में खनन विभाग के निर्धारित लक्ष्यों और किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। 12 में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। जगह जगह मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई हो रही है। वहीं चालान काटने के साथ साथ लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत भी बताई गई और व्यापार करने दूरी के साथ व्यापार करने की नसीहत दी गई। आज कोरोना महामारी को देखते हुए और यातायात व्यवस्था को सुगम रूप देने के लिए और यातायात नियमों के बारे में अवेयर करने के लिए 12 शहर के अंदर सभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पैदल गश्त करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। तो जो भी ठेले और सड़कों के ऊपर है उनको हटवाया जा रहा है और जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा है, उन लोगों को चालान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच आरयू की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं, जो आगामी 15 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं में यूजी, पीजी और अन्य विषयों के करीब 2,30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और ये परीक्षा 180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है।
परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में किया जा रहा है, जहां परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सुरक्षाएं भी अच्छे तरीके से यहाँ पे की जा रही हैं। हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है अच्छे से। परीक्षाओं में टाइम लगा एक्चुअली और लेकिन ये है कि ये भी चलो ठीक है, अभी भी हो रही है परीक्षाएं, तो नो वरी है। तैयारी तो पहले से ही कर रखी थी, अब बस इतना जो टाइम निकला है इसका कुछ थोड़ा सा हमें ही खामियाजा है। अब हमारी मतलब विश्वविद्यालय ने 2 घंटे की कर दी है और पहले आधा घंटे पहले एंट्री दी जाती थी, लेकिन हम अभी 1 घंटे पहले एंट्री इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और हर एक स्टूडेंट का जो परीक्षार्थी है उसका हम टेम्परेचर देख रहे हैं। इसके साथ ही हम उसका हैंड सैनिटाइजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।